आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर और नेक्स्ट पार्ट पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन का दूसरा पार्ट, दैट इज निषेचन पश्च घटनाएं एवं संरचनाएं और भ्रूणोद्भव। तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, मतलब निषेचन के बाद होने वाली घटनाएं, और फिर एम्ब्रियोजेनेसिस की भ्रूण का विकास कैसे होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर नर तथा मादा युग्मकों के संलयन संगामी के बाद में, जब आपके दोनों युग्मकों का संलयन हो गया, उसके बाद में हमने देखा था कि एक तो बनता है आपका भ्रूण, या हम जिसे बोलते हैं युग्मनज, जायगोट। जायगोट बनेगा, जायगोट से फिर भ्रूण का विकास होगा। और दूसरा जो हमारा संलयन हुआ था, जिसे हमने ट्रिपल फ्यूजन बोला था या फिर त्रिसंलयन बोला था, तो इसमें द्वितीय केंद्रक अर्थात प्रारंभिक भ्रूणपोष के केंद्रिक विकसित होकर भ्रूणकोश एंडोस्पर्म बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पर के उपरांत भ्रूणकोश में दो संरचनाओं का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। तो अब यहाँ पर जो भ्रूणकोश था हमारा एम्ब्रियोसेक, वहाँ पर संलयन के बाद में, या फिर हम बोल सकते हैं द्विनिषेचन के बाद में, दो संरचनाओं का यहाँ पर विकास जो है वो शुरू हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। पहला है द्वितीय केंद्रक अर्थात प्रारंभिक भ्रूणकोश, केंद्रक विकसित होकर भ्रूणकोश एंडोस्पर्म बनाता है, और निषिक्तांड ऊस्पोर विकसित होकर क्या बनाता है, भ्रूण या फिर एम्ब्रियो। जिसे हम युग्मनज भी बोल रहे हैं, वो उसे यहाँ पर हमने निषिक्तांड भी या फिर ऊस्पोर भी बोला है। ऊस्पोर मतलब ऐसा जिसमें निषेचन हो चुका है। भ्रूणकोश, अगर हम एम्ब्रियो सेक की बात करें तो उसके अंदर उपस्थित प्रतिमुख व सहायक कोशिकाएं, मतलब आपकी एंटीबॉडी सेल्स और सिनर्जिड्स जो थी, वो निषेचन के तुरंत बाद ही नष्ट हो जाती हैं। ये हमने देख लिया था। निषेचन के पश्चात होने वाले परिवर्तनों के अंतर्गत भ्रूण का विकास, भ्रूणपोष का विकास तथा फल एवं बीज का निर्माण आता है। और इन सभी संरचनाओं एवं घटनाओं का हम यहाँ पर इस अध्याय में अध्ययन करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। भ्रूण का विकास या भ्रूणोद्भव भी हम इसे बोलते हैं, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो जेनेसिस भी आप इसे बोल सकते हैं। जेनेसिस का मतलब होता है विकास। संयुग्मन के पश्चात अंड, युग्मनज, जायगोट जिसे हम बोल रहे कहलाता है, जिससे भ्रूण का विकास होता है। और इसी जायगोट से क्या होता है, आपका भ्रूण का विकास होता है। यद्यपि भ्रूणीय परिवर्धन प्रारंभ में एक बीजपत्रीय तथा द्विबीजपत्रीय दोनों पादपों में समान होता है। मतलब शुरू का जो विकास होगा वो दोनों तरीके के पादप जो होते हैं हमारे, जो आवृत बीजी के विभाजन हैं, उन दोनों में समान होता है, लेकिन बाद में इनमें काफी बदलाव दिखाई देते हैं या भिन्नता दिखाई देती है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ डाइकॉट एम्ब्रियो। सर्वप्रथम मेंस्टिम। तो यहाँ पर मेंस्टिन ने क्रूसीफेरी कुल के जो कैप्सेला बुर्सा पेस्टोरिस है, इस पादप में भ्रूण के विकास का अध्ययन किया था सबसे पहली बार इन साइंटिस्ट ने, मेंस्टिन ने। इस क्रिया के प्रारंभ में क्या देखा उन्होंने, युग्मनज जो जायगोट है हमारा, वो आकार में बढ़कर अपने चारों तरफ जो है सेलुलोज की भित्ति का निर्माण करता है। किस टाइप की भित्ति होती है सेलुलोज की, जो पादपों में काफी आपको मिलेंगी, काफी आमतौर पर मिलेंगी। तत्पश्चात ये अनुप्रस्थ विभाजन, ट्रांसवर्स डिवीजन, मतलब कुछ ऐसा डिवीजन, ऐसा जो होता है उसको हम अनुप्रस्थ विभाजन बोलते हैं, ट्रांसवर्स विभाजन के द्वारा दो कोशिकाओं में विभक्त होकर बीजांड द्वार की ओर आधार कोशिका, बीजांड द्वार मतलब माइक्रोपाइल की और जो है आपकी आधार कोशिका बेसल सेल बनाता है, तथा निभाग चैलेजा की तरफ जो है ये अंतस्थ कोशिका टर्मिनल सेल बनाता है। दोनों एंड पे जो कोशिकाएं हैं उनका नाम अलग अलग है, एक है आपकी आधार कोशिका, दूसरी है आपकी अंतस्थ कोशिका। अब आधार कोशिका को निलंबक कोशिका सस्पेंसर सेल तथा अंतस्थ कोशिका को भ्रूणीय कोशिका एम्ब्रियोनल सेल कहते हैं। मतलब आपकी बेसल सेल जो होगी उसको हम सस्पेंसर सेल बोलेंगे, जबकि आपकी जो भ्रूणीय कोशिका, जो आपकी अंतस्थ कोशिका होगी, उसको हम एम्ब्रियोनल सेल या भ्रूणीय कोशिका भी कहेंगे। आधार कोशिका एक अनुप्रस्थ विभाजन तथा अंतस्थ कोशिका एक उदग्र मतलब वर्टिकल कैसा होता है, ऐसा डिवीजन, विभाजन द्वारा विभाजित होकर अंग्रेजी के अक्षर टी के आकार में चार कोशिकाएं जो है उनका निर्माण करती है। चार कोशिकाएं, टी मतलब कुछ ऐसा आपको दिखेगा, प्राक भ्रूण यंग एम्ब्रियो या फिर जिसे हम प्रो एम्ब्रियो भी बोलते हैं, उसका निर्माण करती है। तो कैसे कैसे विभाजन हुए, अनुप्रस्थ विभाजन हुआ, और फिर एक वर्टिकल अंतस्थ उदग्र विभाजन होकर, और फिर टी के आकार का चार कोशिका
चार कोशिकीय प्राक एम्ब्रियो, जिसे हम यंग एम्ब्रियो मतलब कि जो अभी यंग है, नया नया है, या फिर प्रो एम्ब्रियो भी कहा जाता है। आधार कोशिका अनुप्रस्थ विभाजन, अनुप्रस्थ विभाजन फिर वापस अभी हमने देखा था कि अनुप्रस्थ विभाजन यहाँ पर ट्रांसवर्स डिवीजन को हम बोल रहे हैं। तो अब आपकी जो ये भ्रूण है, जो आपका ये आधार कोशिका जो है, ये क्या करेगी, बेसल सेल जिसे हम बोल रहे हैं आधार कोशिका, वो अनुप्रस्थ विभाजनों द्वारा 6 से 10 कोशिका लंबा निलंबक बनाती है, जो भ्रूण को भ्रूण कोश में धकेलता है, भ्रूण को भ्रूण कोश में, क्योंकि 6 से 10 सेल बनती जाएंगी तो भ्रूण जो है वो भ्रूण कोश में पीछे की तरफ या फिर धकेला जाएगा। निलंबक की ऊपरी कोशिका फूलकर एक पुटिका कोशिका या चूषकांग, हॉस्टोरियल या वेसिक्युलर सेल का निर्माण करती है, तथा सबसे निचली जो कोशिका होगी वह अधस्फीतिका हाइपोफाइसिस कहलाती है, जो विभाजित होकर मूलांकुर रेडिकल का अग्रभाग बनाती है, रेडिकल जिससे आगे चलकर भविष्य में हमारी क्या बनती हैं, जड़ बनती हैं या मूल बनती हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, अब आधार कोशिका जो है वो 6 से 10 बार विभाजन करके और एक 6 से 10 कोशिका जो है वो बनाएगी, जिनको हम क्या बोल रहे हैं, निलंबक। अब ये जो है इस निलंबक की जो आपकी कोशिका है, ऊपर वाली कोशिका वो फूल कर जो है पुटिका कोशिका या चूषकांग बनाती है, जिसे हम हॉस्टोरियल सेल भी बोल रहे हैं, और जो निचली वाली कोशिका है वो अधस्फीतिका या हाइपोफाइसिस बनाती है, जो विभाजित होकर मूलांकुर के आगे के भाग का निर्माण करती है। तो यहाँ पर इस तरीके से हम देख सकते हैं कि देखिए ये आपका भ्रूण है और यहाँ पर भ्रूण कोश है। सबसे पहली बात, ये निलंबक कोशिका है और ये आपकी भ्रूणीय कोशिका है, जिसे हम एम्ब्रियोनल सेल भी बोल रहे हैं। निलंबक कोशिका में पहले तो क्या हुआ, 6 से 10 जो है कोशिकीय निलंबक इन्होंने बनाया, और 6 से 10 कोशिकीय निलंबक में सबसे ऊपरी वाली जो होगी वो हॉस्टोरियल हो जाएगी, पुटिका कोशिका हो जाएगी, देखिए फूलकर पुटिका कोशिका बना रही है, और नीचे वाली जो हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी अधस्फीतिका हाइपोफाइसिस जो बना रही है, और ये जो है रेडिकल के अग्रभाग का निर्माण भी करेगी। तो ये हमारा निलंबक हो गया, 6 से 10 कोशिकीय निलंबक है। और देखिए किस तरीके से जैसे जैसे आपका भ्रूण जो है वो विकसित होता जाएगा, ये छोटा होता जाएगा। यहाँ पर ये मूलांकुर है, मूलांकुर जिसे हम रेडिकल बोलते हैं, जिससे भविष्य में हमारी जड़ या मूल का निर्माण होगा। ये आपके 2 बीज पत्र हैं, क्योंकि ये हम द्विबीजपत्रीय पादपों की बात कर रहे हैं, तो ये हमारे 2 बीज पत्र हो गए। ये प्रांकुर है, ये वाला भाग, जहां से हमारा तना जो है वो भविष्य में बनेगा या उसका निर्माण होगा। निलंबक का कार्य बीजांडकाय से भोजन अवशोषित कर वृद्धि कर रहे भ्रूण को पोषण प्रदान करना है। हमारे निलंबक का कार्य जो होता है, या हमारे सस्पेंसर सेल्स जो हैं उनका काम क्या होता है कि बीजांडकाय से भोजन को अवशोषण करके, एब्जॉर्ब करके और भ्रूण को पोषण प्रदान करना होता है। अंतस्थ कोशिका अनुप्रस्थ विभाजन करके फिर वापस जो है इस तरीके का विभाजन करके ट्रांसवर्स डिवीजन करके अष्टांशक मतलब कि 8 कोशिकीय का निर्माण करती है। इसमें अधस्फीता के नीचे की 4 कोशिकाएं अधराधर कोशिकाएं हाइपोबेसल सेल्स, तथा इसके नीचे की 4 कोशिकाएं अध्याधर कोशिकाएं एपीवेसल कहलाती हैं। तो ऊपर वाली जो होंगी वो 4 कोशिकाएं वो अध्याधर कहलाएंगी, और नीचे वाली जो होंगी वो आपकी हाइपोबेसल सेल कहलाएंगी। अधराधर कोशिकाओं से मूलांकुर, क्योंकि नीचे वाली 4 जो कोशिकाएं हैं, जो अधराधर कोशिकाएं हाइपोबेसल सेल बना रही हैं, इनसे मूलांकुर व अधोबीजपत्री हाइपोकोटिलेडन्स तथा अध्याधर कोशिकाओं से प्रांकुर प्लूम्यूल व बीजपत्र कोटिलेडन्स बनते हैं। तो यहाँ पर जो नीचे वाली 4 कोशिकाएं हैं उनको हम अधराधर कोशिकाएं बोल रहे हैं, जो हाइपोबेसल सेल कहलाती हैं, और इन्हीं कोशिकाओं से मूलांकुर व अधोबीजपत्र दैट इज हाइपोकोटिलेडन्स जो है वो उनका निर्माण होता है। लेकिन ऊपर वाली जो 4 कोशिकाएं हैं उनसे प्रांकुर व बीजपत्र कोटिलेडन्स बनते हैं। अष्टांशक अवस्था की 8 कोशिकाएं परिणत विभाजन पेरिक्लिनल डिवीजन के द्वारा बाह्य त्वचीय कोशिकाओं का एक स्तर बनाती है, जो अपनत विभाजन एंटीक्लिनल डिवीजन के द्वारा त्वचाजन डर्मेटोजन स्तर बनाता है। इस प्रकार इस अवस्था में प्राक भ्रूण जो हमारा नया नया एम्ब्रियो है, नया नया भ्रूण है, उसमें 16 कोशिकाएं होती है। तो भाई ये 8 की 8 जो कोशिकाएं हैं उन्होंने ऐसा पेरिक्लिनल डिवीजन किया है कि एक बाहर की बन गई सतह और एक अंदर की परत बन गई है। तो यहाँ पर बाह्य त्वचीय कोशिकाओं जो होती है, बाह्य त्वचीय कोशिकाओं का एक स्तर बनाती है, जो अपनत विभाजन एंटीक्लिनल डिवीजन के द्वारा त्वचाजन डर्मेटोजन जो आगे चलकर बाह्य त्वचा का निर्माण करने वाली स्तर बनाता है। इस प्रकार इस अवस्था में प्रागभ्रूण में 16 कोशिकाएं होती है। त्वचाजन के अंदर की कोशिकाएं उदग्र व अनुप्रस्थ विभाजनों द्वारा विभाजित होकर केंद्र में रंभजन प्लेरोम तथा मध्य में वल्कुट जन पेरिब्लेम बनाती हैं। वल्कुट जन कोशिकाएं वल्कुट कॉर्टेक्स तथा रंभजन कोशिकाएं रंभ स्टील जो सबसे अंदर का भाग होता है किसी भी उत्तक का, उसका निर्माण करती हैं।
अब भ्रूण वृद्धि करके हृदयाकार हो जाता है। कैसा हो जाएगा? भ्रूण वृद्धि कर रहा है धीरे धीरे इन्हीं विभाजनों द्वारा, तो उसका जो अब शेप है, उसका आकार जो है वो कैसा हो जाएगा? हृदयाकार, हार्ट शेप्ड हो जाएगा। इसमें दोनों आद्यक बीज पत्रों का निर्माण करते हैं जो बड़े होकर मुड़ जाते हैं, जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे थे अभी इससे पहले वाले डायग्राम में। तो यहाँ पर देखिए ये आपके दो बीज पत्र हैं, ये पहला और ये दूसरा। तो ये दो बीज पत्र हैं और ये मुड़ जाएंगे धीरे धीरे। ये हमारा निलंबक हो गया है, ये हमारा जो है भ्रूण हो गया है। भ्रूणपोष की अगर हम बात करें, ये निभाग हो गया है, निभाग ये बीजांड द्वार हो गया है, और ये अंतः अध्यावरण हो गया है बीजांड का है, जहाँ पर आपका बीज का वृद्धि होगी या बीज का निर्माण चल रहा है। अगर हम बात करें तो ये मूल क्षेत्र हो जाएगा, और ये प्ररोशीष है। प्ररोशीष मतलब जहाँ से तने का विकास होगा, निर्माण होगा। इस प्रकार परिपक्व बीजपत्री द्विबीजपत्री भ्रूण में दो बीजपत्र, द्विबीजपत्री नाम ही इसलिए है क्योंकि उसमें दो बीजपत्र हैं जिनको हम दो कोटाइलेडन्स भी बोल रहे हैं, इसलिए इनका नाम दिया गया द्विबीजपत्री, जो एक अक्ष से जुड़े हुए होते हैं। कुछ इस तरीके से देखिए आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ वाला जो पॉइंट है ये है हमारा प्रांकुर, जहाँ से आगे चलकर तने का निर्माण होगा, और ये हमारे दो बीज पत्र हैं। अक्ष का एक भाग जो बीज पत्रों के बीच में होता है प्रांकुर, जिसे मैंने अभी बताया प्लूम्यूल कहलाता है, और दूसरा भाग जो होता है वो आपका मूलांकुर कहलाएगा। इस प्रकार का द्विबीजपत्रीय भ्रूणीय परिवर्धन सामान्य प्रकार का होता है। अधिकांश द्विबीजपत्री पादपों में भ्रूण का विकास कैप्सुला बुर्सा पेस्टोरिस पादप के भ्रूण के समान ही होता है। अधिकतर द्विबीजपत्री पादपों में इस प्रकार का ही आपको भ्रूण विकास देखने को मिलेगा। एक बीजपत्री भ्रूण का विकास अगर हम उसकी बात करें तो यहाँ पर दोनों के भ्रूणों के विकास की प्रारंभिक अवस्थाएं जो होती हैं वो समान होती हैं, लेकिन बाद के विकास की अवस्था में कुछ भिन्नता या कुछ अंतर आपको दिखाई देंगे। एक बीजपत्री भ्रूण के विकास का अध्ययन लुजुला फ्रॉस्टेरी नामक पादप में किया गया, और इस पादप में और इन पादपों में या एक बीजपत्री पादपों में जो है युग्मनज जो होता है, जाइगोट जो होता है, वो लंबाई में बढ़कर अनुप्रस्थ विभाजन ट्रांसवर्स डिवीजन द्वारा बीजांड द्वार की ओर आधार कोशिका बेसल सेल बनाता है तथा निभाग की ओर अंतस्थ कोशिका का निर्माण करता है। आधार कोशिका से निलंबक सस्पेंसर का निर्माण होता है। अंतस्थ कोशिका के अनुदैर्ध्य विभाजन लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन मतलब लंबा डिवीजन, ऐसा जिसे हम वर्टिकल भी बोल रहे हैं, से दो कोशिकाएं बनती हैं। इस प्रकार इन कोशिकाओं में से टी आकार का शिशु भ्रूण बनता है। इसके पश्चात क्या होगा? यहाँ पर आधार कोशिका के विभाजन से बनी कोशिका में फिर से अनुप्रस्थ, अब आधार कोशिका में जो भी विभाजन हुए थे उन विभाजन से जो भी कोशिका बनती है उनमें फिर से अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य विभाजन होता है, और जिसके द्वारा कोशिकाओं का निर्माण होता है। इनमें सबसे ऊपर की कोशिकाएं निलंबक बनाती हैं, जो सबसे ऊपर की कोशिकाएं होंगी वो निलंबक बनाएंगी, जो सस्पेंसर कहला रहा है, तथा शेष कोशिकाएं भ्रूण के निर्माण में सहायता करती हैं। इस भ्रूण में एक बीजपत्रीय पादपों की हम बात कर रहे हैं तो एक बीजपत्र पाया जाता है, और जिसे हम क्या बोलते हैं, एक बीजपत्रीय पादपों के बीजपत्र को स्क्यूटेलम कहा जाता है। इसके अतिरिक्त इसमें प्रांकुर जो तने को विकसित करेगा, बीज पत्राधार हाइपोकोटाइल जिसे हम बोल रहे हैं, और मूलांकुर जो आपके मूल को निर्माण करेगा भी उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एक बीजपत्री पादप में भ्रूणीय विकास की अवस्थाएं यहाँ पर हम देख सकते हैं। ये स्क्यूटेलम जो है ये इसका बीजपत्र है, ये प्रांकुर का चोल है जो प्रांकुर के ऊपर आवरण करे रहता है या घेरे रहता है, ये प्ररोशीस है जहाँ से आपका तना निकलेगा। यहाँ पर अधिकोरक है आपका। अगर मूलांकुर की बात करें जहाँ से मूल विकसित होगी तो ये मूलांकुर वाला भाग है। मूल गोप जिसे हम रूट कैप भी बोलते हैं वो ये यहाँ प्रेजेंट है, और मूलांकुर चोल जिसे हम कोलियोराइजा भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये आपकी निलंबक हो गई, जिससे आगे चलकर सस्पेंसर सेल बनने वाली है, ये मध्य कोशिका, और ये अंतस्थ कोशिका हो गई। देखिए आप यहाँ पर विभाजन हो रहा है और फिर टी आकार का आपका यहाँ पर बन गया है। उसके बाद में ये आपका निलंबक हो गया है, ये बीजपत्र हो गया, और ये प्रांकुर हो चुके हैं। यहाँ पर इस तरीके से अवस्थाएं चल रही है। इसमें प्रांकुर पार्श्वीय होता है, पार्श्वीय निषेचित बीजांड से बीज का निर्माण होता है। बीजांड के अध्यावरण बीजावरण सीड कोट, अब बीजांड जो था जिनके इंटेगुमेंट्स थे जिन्हें हमने अध्यावरण बोला था, उनसे बीज के आवरण का या फिर हम बोल सकते हैं सीड कोट का निर्माण होता है। इसमें बाह्य आवरण बीज चोल, एरेल तथा अंतः आवरण अंतः कवच टेगमेन कहलाते हैं। भ्रूणपोष का विकास, अब भ्रूणपोष जो पोषण प्रदान करता है भ्रूण के विकास के समय पे भ्रूण को, उसका निर्माण या उसका डेवलपमेंट कैसे होता है? आवृत बीजीय पादपों में भ्रूणपोष त्रिसंलयन के फलस्वरूप बनता है, और इसी कारण ये कैसा होता है? त्रिगुणित, क्योंकि यहाँ पर दो हमारे ध्रुवीय केंद्रक थे और एक नर युग्मक था।
भ्रूणपोष वृद्धि करते हुए भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। अनावृत बीजी में भ्रूणपोष का विकास निषेचन पूर्व ही हो जाता है और इसीलिए वहां पर इसकी जो हम बोल सकते हैं गुणसूत्र की संख्या जो होगी वो कैसी होगी, अगुणित होता है, n होता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें अनावृत बीजी के भ्रूण को पोष की तो वहां पर ये n होगा, जबकि आवृत बीजी में ये कैसा होगा, त्रिगुणित होगा। भ्रूणपोष के प्रकार अगर हम बात करें तो आवृत बीजी पादपों में विकास के आधार पर हम लोग भ्रूणपोष को अलग अलग तरीके के में विभाजित कर सकते हैं। सबसे पहला है केंद्रकीय भ्रूणपोष, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म जिसमें हम बोलते हैं। यहाँ पर प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बार बार विभाजित होता है, लेकिन इनमें कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता है और सबसे आखिर में सब में एक साथ जो है कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। और इसी तरीके के भ्रूणपोष के विकास को हम क्या बोलते हैं, या भ्रूणपोष को हम क्या बोलते हैं, केंद्रकीय भ्रूणपोष। यहाँ पर भ्रूणपोष के मध्य में एक केंद्रकीय रिक्तिका सेंट्रल वैक्यूल का निर्माण होता है। बाद में यह रिक्तिका समाप्त हो जाती है तथा इसमें बहुत से केंद्रक व केंद्रक कोशिका द्रव्य भर जाते हैं। इसके पश्चात इसमें अनेक कोशिकाओं का निर्माण होता है। पृथक दली या पॉलीपिटेली वर्ग के सदस्यों में इस प्रकार के भ्रूणपोष का निर्माण होता है, जैसे कि आपको कैप्सुला मिल जाएगा। मतलब केंद्रक जो है वो बार बार विभाजन करता रहेगा बिना कोशिका भित्ति के निर्माण में, और अंत में फिर जाकर आपके कोशिका भित्ति का निर्माण होगा। तो ये है त्रिगुणित केंद्रक। देखिए विभाजन होता जा रहा है और बहुत सारे जो हैं हमारे केंद्रक बन चुके हैं और फिर ये हमारा भ्रूण कोश है। कोशिकीय भ्रूणपोष अगर हम बात करें सेल्यूलर एंडोस्पर्म की, तो इस प्रकार के भ्रूणपोष निर्माण में प्राथमिक भ्रूणपोष का केंद्रक प्रत्येक विभाजन के पश्चात मतलब साथ साथ ही जो है कोशिका भित्ति का निर्माण करते हुए चलता है। इसके फलस्वरूप बहुकोशिकीय भ्रूणपोष बन जाता है सेल्यूलर एंडोस्पर्म। संयुक्त दली या गैमोपिटेली वर्ग में इस प्रकार का भ्रूणपोष पाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल हो गया विलेसिया हो गया, पिट्यूनिया हो गया, धतूरा हो गया, इनमें इसी प्रकार का आपको भ्रूणपोष विकास मिलेगा। तो यहाँ हम देख सकते हैं, देखिए जैसे जैसे केंद्रक विभाजित होता जा रहा है उसी के आसपास जो है साथ साथ कोशिका भित्ति भी बनती जा रही है, तो इसीलिए बहुकोशिकीय जो है भ्रूणपोष हो जाता है। तीसरा आता है माध्यमिक भ्रूणपोष, हेलोबियल एंडोस्पर्म। यह भ्रूणपोष केंद्रकीय व कोशिकीय भ्रूणपोषों के बीच की अवस्था है। इसमें भ्रूणपोष केंद्रक के प्रथम विभाजन के पश्चात कोशिका भित्ति का निर्माण होता है, परंतु इसके बाद फिर से इनमें केंद्रक विभाजन होता है रहता है व कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता है। तो पहली कोशिका जब बनी या पहले केंद्रक में जब विभाजन हुआ तो उसके बाद में तो कोशिका भित्ति का निर्माण हुआ, लेकिन फिर उसके बाद में केंद्रक जो है वो लगातार विभाजित हुए जा रहा है बिना कोशिका भित्ति के निर्माण के। जैसे कि हम बात कर सकते हैं एरीम्यूरस में, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं पहला जो बना उसमें तो कोशिका भित्ति का निर्माण हो गया और फिर बाद में जो बने उनमें कोशिका भित्ति का निर्माण साथ के साथ नहीं हुआ। चलिए यहाँ पर अब हम एक बार अंतर देख लेते हैं आवृत बीजी भ्रूणपोष और अनावृत बीजी भ्रूणपोष की। तो यहाँ पर भ्रूणपोष का निर्माण द्वितीय केंद्रक के दूसरे नर युग्मक द्वारा निषेचन से होता है, जिसे त्रिसंलयन कहते हैं, और अतः ये कैसा होगा, त्रिगुणित होगा। जबकि अनावृत बीजी में जो है निषेचन के पूर्व ही भ्रूणपोष बन चुका है और इसीलिए वो कैसा होगा, हम अगुणित बोलेंगे, यह अगुणित होता है। भ्रूणपोष का विकास निषेचन पश्चात होता है या निषेचन पूर्व हो जाता है। इनमें यह भोज्य पदार्थों का संग्रह करते हैं। इसमें स्त्री धानियां भ्रूणपोष के भीतर ही विकसित होती हैं। चलिए अब विशिष्ट प्रकार के भ्रूणपोष कुछ अलग प्रकार के हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। तो चर्बिता भ्रूणपोष की अगर हम बात करें, र्यूमिनेट एंडोस्पर्म जिसे हम बोलते हैं, और यहाँ पर परिपक्व जो मैच्योर भ्रूणपोष होता है उसकी सतह अनियमित आकार की तथा समान होती है और इसीलिए यहाँ पर इसको बोला गया है चर्बिता भ्रूणपोष। उदाहरण सुपारी में अंतःबीजावरण इनर इंटेगुमेंट्स गहरे रंग का होता है, जो अंदर का आवरण होता है, तथा हल्के रंग के भ्रूणपोष के भीतर धसा होता है। दूसरा आता है पच्चीकारी भ्रूणपोष, मोज़ेक एंडोस्पर्म। इसमें उत्तकों में समानता नहीं होती है। उदाहरण मक्का के भ्रूणपोष में भिन्न भिन्न रंगों के अनियमित भाग होते हैं, जिसमें एक भाग शर्करा युक्त होता है तथा दूसरा भाग जो है वो मंड युक्त होता है। भ्रूणपोष की औत की हिस्टोलॉजी अगर हम पढ़ें तो भ्रूणपोष की कोशिकाएं सामान्यतः समव्यासी दैट इज आइसोडायमेट्रिक होती हैं तथा इसमें बहुत अधिक मात्रा में भोज्य पदार्थ जो है संचित रहता है। भ्रूणपोष की कोशिका भित्ति प्राय जो है पतली होती है, लेकिन कभी कभी हेमीसेलुलोज के एकत्रित होने के कारण यह मोटी हो जाती है। भ्रूणपोष की आकारिकीय प्रकृति अगर हम देखें, मॉर्फोलॉजिकल नेचर अगर हम देखें तो द्विनिषेचन के द्वारा बनता है ये आपका। तो ये कैसा होगा, त्रिगुणित होगा, मतलब कि 3n होगा। 3 न्यूक्लियस यहाँ पर होंगे, 3 यहाँ पर क्रोमोसोम या गुणसूत्र के आपको सेट मिलेंगे। कुछ पादपों में यह बहुगुणित पॉलीप्लॉइड भी होता है। भ्रूणपोष की निम्नलिखित विशेषता है, यह एक युग्म को उत्तक भी हो सकता है। गैमेटोफाइटिक टिश्यू, वैसे गैमेटोफाइटिक टिश्यू जो होते हैं वो अगुणित होते हैं, तो लेकिन कुछ जो हमारे विज्ञान हैं उनका मानना है कि ये
युग्मकोद्भिद जो है उत्तक है, लेकिन कुछ जो है वो मानते हैं कि ये एक बीजाणुद्भिद उत्तक है। उनके अनुसार जो है भ्रूणपोष एक जुड़वा भ्रूण संरचना है जो दो आपके ध्रुवीय जो हमारे केंद्रक थे उनके और एक नर युग्मक के विभाजन से बनता है। लेकिन कुछ वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि ये एक भ्रूणोद्भिद उत्तक है, जबकि भ्रूणपोष एक अविभेदित उत्तक है। कुछ जो होते हैं जैसे ब्रिंक और कूपर नाम के जो वैज्ञानिक हैं उनके अनुसार भ्रूणपोष को बीजाणुद्भिद एवं युग्मकोद्भिद दोनों ही में से किसी भी श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। यह एक अविभेदित विशिष्ट प्रकार का जो है उत्तक है जो विशेष प्रकार के कार्य करता है, जिससे पोषण प्रदान करता है जो हमारा वृद्धि कर रहा है या जो विकास कर रहा है भ्रूण उसको। दूसरा होता है भ्रूणपोष चूषकांग एंडोस्पर्म हॉस्टोरिया। भ्रूणपोष अपनी सतह द्वारा भ्रूण को भोज्य पदार्थ प्रदान करता है जिससे भ्रूण का विकास होता है, परंतु कुछ पादपों में भोजन को चूसने के लिए भ्रूणपोष में अनेक छोटे छोटे चूषकांग बने होते हैं और इन चूषकांगों की स्थिति के आधार पर भ्रूणपोष चूषकांग जो है वो निम्नलिखित 3 प्रकार के हो सकते हैं। पहला है निभागीय चूषकांग, मतलब कि चैलिजल, हॉस्टोरिया, निम्फिएसी एवं एरेसी कुलों के सदस्य में इस प्रकार के चूषकांग जो होते हैं उनकी खोज हुई थी और इन कुलों के पादपों में भ्रूणपोष के निभागीय सिरे पर कृमि रूपी उपांग वर्मीफॉर्म अपेंडेज के रूप में भ्रूणपोष चूषकांग पाए जाते हैं। दूसरे होते हैं बीजाणुद्वारीय जो आपको माइक्रोपाइलर एंड पे मिलेंगे। इस प्रकार के चूषकांग एम्पेटियस जिसे हम बोलते हैं एम्पेटियंस की कोशिकीय भ्रूणपोष में देखे जा सकते हैं जो बीजाणुद्वारीय कक्ष में पाए जाते हैं। वे शाखित कवक सूत्र के समान दिखाई देते हैं। तीसरे होते हैं बीजाणुद्वारीय निभागीय चूषकांग। ये कुल बोराजिनेसी के निमोफिला नामक पादपों में से इस प्रकार के चूषकांग उपस्थित होते हैं और ये क्या कर रहे हैं, भोजन जो भी वहाँ पर आपका संचित है भ्रूणपोष में उससे भोजन लेने के लिए जो है ये चूषकांग उपस्थित होते हैं। इसके प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक के प्रथम विभाजन के पश्चात 2 समान कोशिकाओं का निर्माण होता है जिसके फलस्वरूप नीचे की कोशिका में निभागीय चूषकांग तथा ऊपर की कोशिका में बीजाणुद्वारीय चूषकांगों का विकास होता है। तो जो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक होता है उसके प्रथम विभाजन के पश्चात 2 समान कोशिकाओं का निर्माण होता है और जिसके फलस्वरूप नीचे की कोशिका जो होती है, अब ये जो 2 समान कोशिकाएं हैं इनमें से जो नीचे वाली कोशिका है वो निभागीय चूषकांग बनाएगी और जो ऊपर वाली है वो बीजाणुद्वारीय चूषकांग का विकास करेगी। तो इस तरीके के यहाँ पर देखिए ये हमारे चूषकांग हैं जिनसे भोजन लिया जा सकता है, जिनके द्वारा भोजन लिया जा सकता है। भ्रूणकोश और भ्रूणपोष में एक बार हम अंतर देखते हैं। भ्रूणकोश जो है वो एक अगुणित रचना है जहाँ पर भ्रूण का विकास होने वाला है, जिसके अंदर भ्रूणपोष एक त्रिगुणित रचना है जो विकसित या विकास होते हुए भ्रूण को पोषण प्रदान करने का काम करेंगे। यह बीजांड के अंदर पाया जाता है, यह बीजों के अंदर स्थित होता है। निषेचन क्रिया से पूर्व निर्मित हो जाता है, यह निषेचन क्रिया के पश्चात निर्मित होता है। इसमें भोजन संचित नहीं होता है, इसमें भोजन संचित रहता है। भ्रूणकोश में प्रतिमुख अंड कोशिका, सहायक कोशिकाएं तथा मध्य में 2 ध्रुवीय केंद्रक स्थित होते हैं। भ्रूणकोश में इस प्रकार की विशिष्ट कोशिकाएं नहीं होती हैं और सभी कोशिकाएं जो होंगी वो समान प्रकार की होती हैं। भ्रूणकोश का निर्माण क्रियाशील दीर्घ बीजाणु से होता है और यहाँ पर भ्रूणकोश का निर्माण द्वितीय केंद्रक तथा नर युग्मक के संलयन त्रिसंलयन से होता है। चलिए बीज का निर्माण अगर हम देखें, द्विनिषेचन की क्रिया के फलस्वरूप बीजांड में कई परिवर्तन होते हैं तथा बीजांड बीज में परिवर्तित हो जाता है और बीजांड के दोनों आवरण से बीजावरण सीड कोट बनता है। बाह्य आवरण से बीजाचल जिसे हम क्या बोलते हैं टेस्टा तथा अंतावरण से अंतः कवच का निर्माण जिसे हम टेगमिन भी बोलते हैं। बीजांड व्रंत से जिस स्थान पर जुड़ता है वह एक चिन्ह नाभिका या हाइलम के रूप में बीजावरण पर उपस्थित रहता है। भोज्य पदार्थ या तो बीज पत्र में या भ्रूणपोष में संग्रहित हो जाता है। इसमें पानी का मात्रा और इसमें जो है पानी की मात्रा धीरे धीरे कम होती जाती है जिससे भ्रूण सुप्तावस्था में चला जाता है। इस प्रकार बीजावरण से घिरी प्रसुप्त रचना को बीज कहते हैं। बीज निर्माण के दौरान प्राय बीजांड का न्यूसेलस जो होते हैं वो समाप्त हो जाता है, लेकिन कुछ बीजों में यह एक पतली परत के रूप में शेष बना रहता है और जिससे परिभ्रूणपोष पेरिस्पर्म कहते हैं। जैसे हमारे काली मिर्च में आपको ये मिल जाएगा पेरिस्पर्म। भ्रूणपोष की उपस्थिति के आधार पर बीज निम्नलिखित 2 प्रकार के होते हैं। अब भ्रूणपोष अगर बीज में उपस्थित है या अनुपस्थित है तो उसकी स्थिति के आधार पर हम लोग इन्हें 2 तरीके के या 2 प्रकार में विभाजित कर सकते हैं, अभ्रूणपोषी बीज और भ्रूणपोषी बीज। अभ्रूणपोषी जिनमें भ्रूणपोष नहीं है तो इन्हें नॉन एल्ब्यूमिनस बीज भी कहते हैं। इन बीजों में भ्रूणपोष अनुपस्थित होता है, मतलब वो पूरा का पूरा खर्च हो चुका है और इसीलिए वो अब बीजों में उपस्थित नहीं है। इनमें भोजन का संग्रह बीज पत्रों में होने से ये मोटे हो जाते हैं। जैसे कि आपके द्विबीजपत्री पादप में आपको अभ्रूणपोषी बीज मिलेंगे। एग्जाम्पल हो गया, आपके उदाहरण हो गए चना, मटर, दालें, सेम आदि।
दूसरा भ्रूणपोषी बीज जो होते हैं जिनमें भ्रूणपोष अभी भी बचा हुआ है, बीज में उपस्थित है, और इन्हें एल्ब्यूमिनस बीज भी कहा जाता है। इन बीजों में भोजन भ्रूणपोष में संग्रहित होता है तथा बीजपत्र पतले होते हैं। ये ज्यादातर आपको जो है, और इनकी कोशिकाएं त्रिगुणित होती हैं। उदाहरण एक बीजपत्री पादपों में ऐसे आपको बीज मिल जाएंगे, मक्का, गेहूं तथा अरंडी। अरंडी एक द्विबीजपत्री पादप का उदाहरण है, पर लेकिन वो अपवाद हो जाता है जिनमें आपको भ्रूणपोष मिलेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं प्ररोका शीर्षस्थ जो कि विभज्योतक है, ये मूलाग्र है, मूल का अग्रभाग, ये हमारा बीज पत्र है। और यहाँ हम देख सकते हैं ये आपका एक बीजपत्री पादप का जो है बीज है। तो इस तरीके से मक्के के बीज के हम अनुप्रस्थ काट देख सकते हैं। यहाँ पर ये प्रांकुर चोल है, ये प्रांकुर है जहाँ से तने का विकास होगा, निर्माण होगा। ये मूलांकुर है जहाँ से मूल का निर्माण होगा। ये मूलांकुर चोल है जो मूलांकुर के ऊपर कवर किए हुए हैं या फिर घेरे हुए हैं। स्क्यूटेलम जो हमारा बीजपत्र होता है। ये भ्रूणपोष है पूरा का पूरा, एंडोस्पर्म जो इनको पोषण प्रदान कर रहा है, और ये फल भित्ति है। बीजों का प्रकीर्णन, डिस्पर्जन ऑफ सीड्स। अब वायु द्वारा प्रकीर्णन हो सकता है। सूक्ष्म और हल्के बीज चाहिए होंगे अगर वायु द्वारा होगा तो, जैसे सिंकोना हो गया, टर्मिनेलिया हो गया। सपक्ष फल एवं बीज जैसे पाइनस हो गया, मोरिंगा हो गया, साल, असर। पैरासूट जैसे आपके डेंडेलियन हो गया, मदार हो गया, एस्टोनिया हो गया। संवेदन जैसे हंसलता हो गया, एंटीराइनम हो गया। वेलनी जैसे पीली कंटेली हो गया, सालसोला हो गया, चौलाई हो गया। जल द्वारा भी हो सकता है जैसे कुमुदनी, कमल जो पानी में रहने वाले हैं। विस्फोट द्वारा हो सकता है, ब्लास्ट फटने से, जैसे एंट्रेडा में हो गया, आपका रुएलिया में हो गया, अरंड में हो गया। जंतुओं द्वारा हो सकता है, चौरकाटा हो गया, लटजीरा हो गया, गोखरू हो गया। तो बीजों का जो डिस्पर्जन है, जो बिखरना है, जो फैलना है, वो अलग अलग तरीके से हो सकता है। बीज के निर्माण का महत्व अगर हम देखें तो बीज जो है वो एक अत्यंत महत्वपूर्ण अनुकूलन है आवृत बीजी पादपों में। बीजों के अंदर भ्रूण जीवित होते हुए भी सक्रिय अवस्था में नहीं होता है, अर्थात प्रसुप्त अवस्था में रहता है। प्राय बीजों के अंकुरण के लिए ऑक्सीजन, जल एवं उचित मात्रा में या उचित तापमान की आवश्यकता होती है, जबकि कुछ बीज तो विशेष परिस्थितियों में ही अंकुरित होते हैं। और यह निष्क्रिय अवस्था जो होती है बीजों की, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रसुप्ति कहलाती है, या जिसे हम डोर्मेंसी भी बोलते हैं। वातावरणीय दशाओं के अनुकूल ना होने की स्थिति में भ्रूण बीज के अंदर लंबे समय तक सुरक्षित रहता है, और इसीलिए हम बीजों को जो है लंबे समय तक स्टोर करके संचित करके रख सकते हैं, और जब भी हमें इच्छा हो तब हम उन्हें अंकुरित कर सकते हैं। जैसे ही उचित परिस्थितियां आती है ये अंकुरित हो जाते हैं। बीजों के भ्रूण कोश में संचित भोजन जो है अंकुरण के समय भ्रूण की वृद्धि में सहायता करता है। बीज वायु, जल तथा अन्य माध्यमों की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रकीर्णन होते हैं। ये बीज विभिन्न वातावरण में पहुंचकर अंकुरण होते हैं, जिससे पादपों में अनुकूल विभिन्नताओं के कारण नई जातियों की उत्पत्ति भी होती है। चलिए बीजांड और बीज में अंतर देख लेते हैं। बीजांड अंडाशय में निषेचन से पहले पाई जाने वाली गुरु बीजाणुधानी है। बीजांड ही निषेचन के पश्चात बीज में परिवर्तित होता है। बीज का निर्माण फल के अंदर होता है। बीजाणु के चारों ओर एक या दो रक्षा परत या अध्यावरण उपस्थित होते हैं, जबकि बीज के चारों ओर बीजावरण उपस्थित होता है। अगर बीजांड में भ्रूण कोश उपस्थित होता है और यहाँ बीज में भ्रूण कोश अनुपस्थित होता है। बीजांड में मुख्य ऊतक बीजांडकाय होता है, न्यूक्लियस जिसे हम बोलते हैं। बीज में बीजांडकाय अनुपस्थित या पतली परत के रूप में होता है, जिसे हम पेरिस्पर्म या परिभ्रूण कोश भी बोलते हैं। बीजांड के अंदर भ्रूण उपस्थित नहीं होता है, जबकि बीज में भ्रूण उपस्थित होता है। बीजांड के अंदर भ्रूणपोष नहीं होता है, जबकि बीज में भ्रूणपोष हो सकता है, जैसे एक बीजपत्रीय पादप में। बीजांड का अंकुरण नहीं हो सकता है, लेकिन बीज का उचित परिस्थितियों में अंकुरण होता है। भ्रूण और बीज की अगर हम बात करें तो ये निषेचन के पश्चात बने युग्मनज से भ्रूण का विकास होता है, जबकि निषेचन के पश्चात बीजांड से बीज विकसित होता है। भ्रूण वास्तव में बीज का ही एक अंश होता है तथा इसी के अंदर सुरक्षित रहता है। बीज भ्रूण का अंश नहीं है। बीज एक स्वतंत्र संरचना है के रूप में फल के अंदर रहता है। भ्रूण के अंदर कोई अन्य रचना नहीं पाई जाती है, जबकि बीज में भ्रूण के अतिरिक्त भ्रूणपोष, बीजांडकाय आदि जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं। भ्रूण बीज के अंदर ही सक्रिय रहता है। बीज से पृथक करके इसका भूमि में अंकुरण नहीं किया जा सकता। बीज के अंकुरण से नया पादप बनता है। चलिए अब फल का निर्माण देखें तो यहाँ पर फल एक परिपक्व अंडाशय है जिसमें निषेचन की घटना हो चुकी है, मैच्योर्ड ओवरी जिसे हम बोलते हैं। जिस समय बीज विकसित हो रहे होते हैं उसी समय हमारा जो अंडाशय है वो फूलकर रसीला एवं बड़ा हो जाता है और फल का निर्माण करता है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर अंडाशय जो है, निषेचन के पश्चात अंडाशय जो है वो फल बनाता है, और जबकि आपका बीजांड जो है वो आपका बीज का निर्माण करता है। परिपक्व अंडाशय की भित्ति से फल भित्ति का निर्माण होता है, और जिस तरीके से बीजांड के आवरण से बीजावरण बना था, वैसे ही आपके जो अंडाशय
अंडाशय जो होते हैं उसकी भित्ति से जो है फल भित्ति का निर्माण होता है। फल भित्ति को 3 प्रमुख भागों में हम बांट सकते हैं। पहला बाह्य फल भित्ति एपिकार्प, फिर मध्य फल भित्ति मीजोकार्प और अंतः फल भित्ति एंडोकार्प। कुछ पादपों के फल निर्माण में पुष्प के अन्य भाग जैसे पुष्पासन, दलपुंज तथा बाह्य दलपुंज आदि भी भाग ले सकते हैं। ऐसे फल को कूट या आभासी फॉल्स फ्रूट कहते हैं, जो अंडाशय के अलावा किसी और भाग से बने हैं। उदाहरण जैसे सेब हो गया आपका जो आभासी से बना है, या फिर हम बोल सकते हैं जो पुष्पासन से बना है, नाशपाती हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया। केवल अंडाशय से बनने वाले फल को हम सत्य फल या ट्रू फ्रूट्स कहते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं आभासी फल पुष्पासन द्वारा निर्मित फल जैसे सेब और स्ट्रॉबेरी यहाँ पर आपको दे रखे हैं, और ये आभासी फल होते हैं, फॉल्स फ्रूट जिन्हें हम बोल रहे हैं। तो ये पुष्पासन है, ये हमारा बीज हो गया, और ये अंतः फल भित्ति हो गया, और ये बाहर वाली जो आपको दिखाई दे रही है ये मध्य फल भित्ति है। अगर हम यहाँ पर स्ट्रॉबेरी की बात करते हैं तो ये आपका पुष्पासन हो गया, और ये एकिन हो गया। चलिए यहाँ पर निषेचन के बाद में जो है होने वाले परिवर्तनों को संक्षेप में निम्नलिखित प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। निषेचन के बाद पुष्पों के अंगों में परिवर्तन कैसे होता है? बाह्य दलपुंज जो है वो प्राय सूखकर गिर जाते हैं, दलपुंज जो है वो भी गिर जाते हैं, पुंकेसर यह सूखकर गिर जाता है, वर्तिकाग्र एवं वर्तिका ये सूखकर गिर जाते हैं। अंडाशय भित्ति फल भित्ति बनाती है, बीजांड जो है वो बीज बन जाते हैं, बीजांड का जो है वो नष्ट हो जाता है, कभी कभी परिभ्रूण पोष बनाता है, बाह्य आवरण बीज टोल बनाता है, अंतः आवरण अंतः कवच या टेगमेन बनाता है, बीजांड व्रंत जो है वो नष्ट हो जाता है, बीजांड द्वार के रूप में ही बना रहता है, सहायक कोशिकाएं नष्ट हो जाती है, अंड कोशिका भ्रूण बनाती है, प्रतिमुख कोशिकाएं नष्ट हो जाती है, द्वितीय केंद्रक भ्रूण पोष बनाता है। फलों का महत्व, सिग्निफिकेंस ऑफ फ्रूट्स। फलों का निर्माण आवृत बीजी पादपों का विशिष्ट लक्षण है, जो सिर्फ आपको इन्हीं पादपों में मिलेगा और किसी पादप में नहीं मिलेगा। पादप जगत में जो पादपों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। फलों के अंदर बीज जो है वो सुरक्षित रहते हैं। एक फल के अंदर अनेक बीज बिना किसी हानि के, बिना किसी नुकसान के कई लंबे समय तक सुरक्षित रह सकते हैं, और दृढ़ फल भित्ति के कारण वातावरणीय दशाएं तथा अनेक जीव जंतु बीजों को हानि नहीं पहुंचा पाते हैं। इसके अतिरिक्त फलों में विशेष रचनाएं उत्पन्न होने के लिए उनका जल, वायु, जंतुओं आदि द्वारा आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रकीर्णन भी होता है। चलिए यहाँ पर आवृत बीजियों में जनन की विशिष्ट विधियां देख लेते हैं। ये तो भाई लैंगिक जनन था जो एक मुख्य प्रकार का जनन है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ और विशिष्ट विधियां भी होती हैं जिनके द्वारा जनन हो सकता है। तो सबसे पहले है हमारा उभय मिश्रण, एम्फीमिक्सिस जिसे हम बोलते हैं। सामान्यतया लैंगिक जनन की क्रिया में युग्मक संलयन हमने देखा है, निषेचन होता है जिसमें युग्मनज जायगोट का निर्माण होता है, लेकिन इस क्रिया में नर जो होता है तथा मादा युग्मक जो होते हैं उनका संयोजन होता है, अतः इसे उभय मिश्रण बोलते हैं। कभी कभी पादप, अब दूसरा आता है एपोमिक्सिस। कभी कभी पादप के जीवन चक्र में लैंगिक जनन या युग्मक संलयन या अर्धसूत्री विभाजन की अनुपस्थिति में ही नए पादप का निर्माण हो जाता है। न तो अर्धसूत्री विभाजन हुआ, न ही युग्मक संलयन हुआ, न ही अर्धसूत्री विभाजन हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, फिर भी जो है नए पादप का निर्माण हो गया है। यह क्रिया असंग जनन कहलाती है, जिसे हम एपोमिक्सिस बोलते हैं, और इसकी खोज विंकलर ने 1908 में की थी। यह मुख्यतः दो प्रकार का होता है। कौन कौन से? पहला है कायिक असंजन, दैट इज वेजिटेटिव एपोमिक्सिस। इस प्रकार के जनन में किसी कलिका से जो तना या पत्ती उत्पन्न होती है उससे एक नए पादप का निर्माण होता है। इस क्रिया में बीज का निर्माण नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर कोई निषेचन वाली घटना नहीं हुई है, जैसे गन्ना, आलू आदि। दूसरा होता है अनिषेक बीजता। यहाँ पर एगेमोस्पर्मी की बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा आपके, इस प्रकार के प्रजनन में लैंगिक जनन की अनुपस्थिति में बीज का निर्माण हुआ है, मतलब जब आपका निषेचन नहीं हुआ है फिर भी उसके अनुपस्थिति में भी यहाँ पर बीज निर्माण हुआ है, परंतु बीज के बनने में युग्मक संलयन तथा अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रियाएं नहीं होती है, और ये निम्न प्रकार से होता है। पहला है अपस्थानिक भ्रूणता, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। इस प्रकार के जनन में बीजांडकाय या अध्यावरणों की कुछ कोशिकाएं विभाजन एवं वृद्धि करके भ्रूण का निर्माण कर लेती हैं सीधे सीधे डायरेक्टली, जिसकी सभी कोशिकाएं द्विगुणित होती हैं। उदाहरण नींबू हो गया, आपका नागफनी हो गया, उपंशिया आम हो गया। अब अपस्थानिक भ्रूणता निम्नलिखित स्थान की कोशिकाओं से विकसित हो सकती है। सहायक कोशिकाओं से विकसित हो सकते हैं, जैसे कि हमारा उदाहरण हो गया एरिस्टोलोकिया। प्रतिमुख कोशिकाओं से विकसित हो सकती है, एंटीपोडल सेल से, जैसे एग्जाम्पल हो गया हमारा अल्मस अमेरिकाना। बीजांडकाय की कोशिकाओं से हो सकती है, अध्यावरण की कोशिकाओं से हो सकती हैं। द्विगुणित बीजाणुता, डिप्लोस्पोर। इस प्रकार के प्रजनन में गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से भ्रूण कोश एम्ब्रियोसेक बन जाता है। इस निर्माण में अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है।
अंतः सभी कोशिकाएं जो होंगी वो कैसी होंगी, वो द्विगुणित होंगी। यदि इस भ्रूण कोश की अंड कोशिका से नर युग्मक के संयोजन के बिना भ्रूण का विकास हो जाता है तो वह क्रिया द्विगुणित बीजाणुता कहलाती है, कि भाई उसके अंड कोशिका पहले से ही द्विगुणित है और बिना किसी निषेचन के नर युग्मक के साथ वो डायरेक्टली क्या बना रही है, भ्रूण बना रही है। उदाहरण इक्सेरस हो गया, इक्सेरस डेंटाटा हो गया। अब बीजाणुता एपोस्पोरी की अगर हम बात करें तो इसकी खोज जो है रोजनबर्ग ने की थी 1907 में। इस प्रकार के जनन में बीजांडकाय की किसी कोशिका से एक भ्रूण कोश का निर्माण होता है, किसी जिसकी प्रत्येक कोशिका कैसी होगी, द्विगुणित होगी, मतलब कि 2n होगी। यदि इस भ्रूण कोश की अंड कोशिका में नर युग्मक के संयोजन के बिना भ्रूण का विकास हो जाए तो वह क्रिया अनिषेक जनन कहलाती है, जैसे कि क्रैपिस हम बोल सकते हैं, पार्थेनियम हम जिसे बोल सकते हैं। एग्जाम्पल में अनिषेक जनन अगर हम बात करें पार्थेनोजेनेसिस, यहाँ पर क्या होता है कि मादा अंडे से भ्रूण का विकास होता है सीधे सीधे बिना निषेचन के, निषेचन नहीं हुआ है, इससे बने अधिकतर अंडे अगुणित होते हैं, मतलब कि हैप्लॉइड होंगे। इस प्रकार के अगुणित भ्रूण बंधे स्टेराइल होते हैं, मतलब कि वो जनन नहीं कर सकते हैं। उदाहरण ओइनोथेरा, धतूरा, आलू आदि। द्विगुणित अंडे के अनिषेक जनन से बने भ्रूण भी द्विगुणित होते हैं। अनिषेक फलन मतलब कि बिना किसी निषेचन के परागन के जो है फल का निर्माण होता है, परंतु फल जो है वो कैसा होगा, अब निषेचन नहीं हुआ है तो वहाँ पर कोई बीज भी उपस्थित नहीं होगा, इसलिए ये बीज रहित होते हैं। तो इनको क्या बोलते हैं, अनिषेक फलनी फल हम इन्हें बोलते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, नेचुरल पार्थेनोकार्पी हो सकता है, प्राकृतिक जो हो सकता है जब अंडाशय से परागण तथा निषेचन के बिना और किसी विशेष उपचार के बिना, मतलब बिना किसी आर्टिफिशियल या कृत्रिम हम बोल सकते हैं तकनीक के प्राकृतिक रूप से बीज रहित फलों का निर्माण होता है, तब इस परिघटना को हम प्राकृतिक अनिषेक फलन कहते हैं। इस क्रिया में किसी रसायन द्वारा अंडाशय को परिवर्तन के लिए प्रेरित नहीं किया जाता है, ये अपने आप होता है। जैसे अंगूर हो गया, केला हो गया, अनानास हो गया, ये सब फल जो हैं ये प्राकृतिक रूप से जो है अनिषेक फलन करते हैं। और दूसरा होता है कृत्रिम, जहाँ हम करेंगे अनिषेक फलन, मतलब हम किसी रसायन द्वारा जो है या वृद्धि हार्मोन्स का छिड़काव करने से अंडाशय से बीज रहित फल का निर्माण होता है। उदाहरण हो गया संतरा, नींबू, तरबूज, अमरूद आदि। अपयुग्मन की अगर हम बात करें, एपोगैमी अगुणित भ्रूणपोष के अंड कोशिका के अतिरिक्त अन्य किसी अन्य कोशिका जैसे कि सहायक कोशिका, प्रतिमुख कोशिकाओं से भ्रूण के विकास को अपयुग्मन कहते हैं। उदाहरण हो गया आपका एरिथ्रिया, लाइलियम। तंबाकू, क्रैप्रिस में भी कभी कभी नर युग्मक से भ्रूण बनता है। यदि अपबीजाणुता व द्विगुणित बीजाणुता में उत्पन्न भ्रूण कोश को जो द्विगुणित होता है, अंड के अलावा कोई भी कोशिका भ्रूण बना लेती है, इसे द्विगुणित अपयुग्मन कहते हैं। बहुभ्रूणता, पॉली एम्ब्रियोनी, एक से ज्यादा भ्रूण की अवस्था, एक से ज्यादा भ्रूण जब यहाँ पर बनने की क्रिया जो है बहुभ्रूणता कहलाती है। सिट्रेसी कुल के पादपों में यह सामान्य घटना है। बहुभ्रूणता में युग्मनज दो या दो से अधिक भागों में बट जाता है, प्रत्येक भाग से एक भ्रूण का निर्माण होता है, जैसे आपका क्रोटोलेरिया हो गया, निम्फिया आदि में। कभी कभी बीजांड में एक से अधिक भ्रूण कोश होने पर प्रत्येक भ्रूण कोश भ्रूण बनाता है, जिससे एक भाग से अनेक भ्रूण बनते हैं। और इसकी खोज जो है एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक, जिन्होंने पहला जीवित कोशिका देखी थी, सन 1791 में संतरे के बीज में की थी। चलिए, अब बहुभ्रूणता जो होती है वो निम्नलिखित प्रकार की होती है। सरल बहुभ्रूणता, इस स्थिति में बीजांड में एक से अधिक भ्रूण कोश होते हैं, तो क्या होगा, निषेचन की क्रिया के जो पश्चात है अनेक निषिक्तांड ऊस्पोर का निर्माण होता है तथा प्रत्येक अंड कोशिका से एक भ्रूण का निर्माण होता है। उदाहरण हो गया ब्रासिका। मिश्रित बहुभ्रूणता की अगर हम बात करें, इस स्थिति में एक से अधिक पराग नलिकाएं बीजांड में प्रवेश करती हैं, जिनमें उपस्थित अतिरिक्त नर युग्मक सहायक कोशिकाओं या प्रतिमुख कोशिकाओं से संयुक्त होकर द्विगुणित कोशिका बनाते हैं, और इन द्विगुणित कोशिकाओं के निषेचन द्वारा भी भ्रूण का निर्माण होता है, जैसे प्याज में। विदलन बहुभ्रूणता की अगर हम बात करें, क्लीवेज, तो इस स्थिति में युग्मनज दो या दो से अधिक भागों में विभाजित हो जाता है तथा प्रत्येक भाग से भ्रूण बनता है, जैसे कि निम्फिया, एडमिना। और अपस्थानिक भ्रूणता जो होती है, जब भ्रूण बीजांडकाय या अध्यावरण की कोशिकाओं से के विभाजन से बनता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, अपस्थानिक भ्रूणता। जैसे उदाहरण नींबू, संतरा, आम में। बहुभ्रूणता के उपयोग क्या है भाई, पादप प्रजनक तथा उद्यान वैज्ञानिकों के लिए फलोत्पादन में यह बहु उपयोगी विधि है। बहुत सारे भ्रूण बनेंगे तो बहुत सारे पादप का निर्माण होगा, फलों का निर्माण होगा। वर्तमान में आम व नींबू प्रजाति के पादपों के लिए बीजांडकाय से प्राप्त भ्रूण का उपयोग बहुतायत से किया जा रहा है। इनसे प्राप्त नवोद्भिद जनक पादप के समान होते हैं, ये कायिक प्रजनन के समान ही उपयोगी होते हैं। फिर उस बीजांडकाय से प्राप्त नवोद्भिद निम्न रूप से उपयोगी हैं। इनसे प्राप्त मूल तंत्र विकसित होता है, ये सामान्यतः रोग मुक्त होते हैं, सबसे बड़ी बात, और इनसे विषाणु मुक्त क्लोन प्राप्त किए जा रहे हैं।
चलिए, जीनिया और मेटाजीनिया क्या है? परागकणों का भ्रूणपोष फल तथा फूल पर सीधा प्रभाव जीनिया कहलाता है। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फॉक ने किया था। उदाहरण, मक्का में पीले रंग के भ्रूणपोष वाले नर पादप का संकरण सफेद भ्रूणपोष वाले मादा पादप से कराने पर पीले रंग के भ्रूणपोष वाला पादप निर्मित होता है। इस प्रकार परागकणों के बीज तथा फल के गुण के ऊपर सीधे प्रभाव को जीनिया कहते हैं। बीजावरण व फल भित्ति पर या भ्रूणपोष से बाहर के कायिक उत्तकों पर परागकणों के प्रभाव को मेटाजीनिया कहते हैं। इसे स्विंगिल ने सन 1916 में ज्ञात किया था। उदाहरण खजूर है इसका। तो चलिए, ये आज का हमारा दूसरा भाग था पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन का, और इसी के साथ हमारा जो है लैंगिक जनन यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। धन्यवाद।